everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि डायरेक्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फीचर्स देख लिए, तो क्यों ना अब ये जान ले कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों अप्लाई किया जाता है। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं सब लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, सेकंड है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, थर्ड है इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग पीपल्स पोटेंशियल, फोर्थ है फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, एंड लास्ट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन वन बाय वन हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एंड स्टार्ट करेंगे हम इस पॉइंट के साथ। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अब ये पॉइंट थोड़ा सा देखा देखा सा लग रहा है ना? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जहां हमने फीचर्स देखे थे डायरेक्टिंग के, वहां पहला पॉइंट यही था कि डायरेक्टिंग से ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन की स्टार्टिंग होती है। देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए। ऐसे मानिए ये 5 फ्रेंड्स हैं। ये 5 फ्रेंड्स को देखनी है मूवी, तो इन लोगों ने प्लान बनाया है कि वेडनेसडे को हम मूवी देखने जाएंगे। कौन सी मूवी देखनी है वो प्लान कर लिया है, किस मॉल में देखनी है वो प्लान कर लिया है, कितने बजे का शो देखना है वो प्लान कर लिया है, किस व्हीकल से जाएंगे वो भी देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन लोगों ने ये किया कि सबने पैसे जुगाड़ने शुरू कर दिए। किसी ने अपनी पॉकेट मनी से निकाले, किसी ने अपने पिगी बैंक से निकाले, किसी ने अपने सिबलिंग से ले लिए, किसी ने पेरेंट्स से मांगे, किसी ने अपने दादी दादू से मांगे। तो पैसे का जुगाड़ भी हो गया, टिकट्स भी बुक करवा ली, सब हो गया। पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे एक्शन कब लिया जाएगा? एक्शन तब लिया जाएगा जब ये वेडनेसडे को एक्चुअली उस शो टाइम पे मूवी देखने बैठ गए होंगे। देखिए अभी तक तो ये जितना भी कर रहे थे वो सब प्रेपरेशन में आ जाता है। एक्चुअल एक्शन तो तब लिया जाता है ना जब वो काम किया जाए जिसके बारे में आपने सोचा था। तो डायरेक्टिंग इसी चीज को इनिशिएट करता है। वेडनेसडे को जब ये उस पर्टिकुलर टाइम पे शो देख रहे हैं वो इनका डायरेक्टिंग है। सो डायरेक्टिंग से एक्शन शुरू होता है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी सपने देखे होते हैं अपने लिए, जो भी गोल्स देखे होते हैं अपने लिए, उनको अचीव करने के लिए जो एक्शन लेना पड़ता है वो डायरेक्टिंग से ही शुरू होता है। इससे पहले जितने भी फंक्शन होते हैं ना मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, वो सब के सब प्रेपरेशन वर्क में आ जाते हैं। जो एक्शन लेना है वो डायरेक्टिंग से ही शुरू होता है। For example, if a supervisor guides his subordinates and clarifies their doubts in performing a task, it will help the workers to achieve work targets given to him. ऐसे मानिए ये सुपरवाइजर है, कुछ वर्कर्स हैं जो इसके अंडर काम कर रहे हैं। इन वर्कर्स को कुछ डाउट आ रहा है काम के रिगार्डिंग, तो ये सुपरवाइजर क्या करेगा? उन डाउट्स को सॉर्ट करेगा, क्लैरिफाई करेगा। अब डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे तो वर्कर्स क्या करेंगे? काम करना शुरू कर देंगे। काम करना शुरू करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सपना है वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा आफ्टर अ व्हाइल। सो बेसिकली सुपरवाइजर की गाइडेंस की वजह से, सुपरवाइजर की क्लैरिफिकेशन की वजह से क्या शुरुआत हुई? काम की शुरुआत हुई। और सुपरवाइजर किस में आता है? सुपरविजन किस में आता है? डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में आता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था डायरेक्टिंग इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ 4 एलिमेंट्स। वन इज कम्युनिकेशन, वन इज लीडरशिप, वन इज सुपरविजन एंड वन इज मोटिवेशन। ये 4 चीजें तो आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि सारे पॉइंट्स जितने भी होंगे ना उसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं इन चारों पॉइंट से लिंक्ड होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। It says directing integrates employees efforts. अब यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं एक टीचर का। ऐसे मानिए कि ये एक टीचर है जो कि बहुत हम्बल है और बहुत लविंग है। ऐसे मानिए सब स्टूडेंट्स इसे अपनी फेवरेट टीचर मानते हैं।
अब इस टीचर का आने वाला है बर्थडे, तो हर बच्चे के मन में है कि यार टीचर का बर्थडे है, वो भी हमारी फेवरेट टीचर का, इनके लिए तो कुछ स्पेशल करना बनता है। होता है ना, जब भी आपके फेवरेट टीचर्स का बर्थडे होता है या कुछ भी ऐसा स्पेशल डे होता है तो आप कुछ ना कुछ अनयूजुअल, कुछ ना कुछ अच्छा अपनी तरफ से करना चाहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। सो यहाँ पे भी सब बच्चों के मन में यही था। लेकिन हर बच्चा इंडिविजुअल लेवल पे क्या ही एफर्ट्स लगा लेता, हद से हद चॉकलेट ले आता, एक रोज ले आता, एक आधा बलून ले आता, ऐसा ही कुछ करता ना। लेकिन वहीं पे एक इंसान आया, इन्हीं की क्लास में था, ये थोड़ा सुपर इंटेलिजेंट बच्चा था। इसने बोला चलो इट्स टाइम कि हम लीडर बने। लीडर बन के इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको समझाया कि देखो यार, इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाओगे ना तुम्हें मजा आएगा ना टीचर को मजा आएगा। क्यों ना यूं करें कि जितने भी रिसोर्सेस तुम लोगों के पास हैं वो सब इकट्ठे कर दें और मिलके एक ग्रैंड पार्टी दे दे टीचर को। व्हाट से, अच्छा आइडिया है ना, टीचर भी खुश हो जाएगा, तुम लोग भी खुश हो जाओगे, अच्छे अच्छे पकवान खाने को भी मिल जाएंगे। सब बच्चों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। बाकी की पूरी प्रोसेस इस लीडर ने अपने सर ले ली और इसने लीड किया अच्छे से, बाकी सब ने फॉलो किया और टीचर के बर्थडे को बना दिया ब्लॉकबस्टर। यहां अगेन आप देखें तो क्या हुआ, यहां लीडरशिप लाइमलाइट में आई। डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन में लीडरशिप को यहां पे हाईलाइट किया गया है कि देखिए एक इंसान ने जब लीड लिया, लीडर बना वो, तो कहीं ना कहीं उसने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर दिया। कैसे? सब लोगों के एफर्ट्स को कंबाइन करके। अलग अलग ही एफर्ट्स लगा रहे होते तो माइट भी होता कि वो जो टीचर के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि लीडर बीच में आया, इसने अपनी डायरेक्टिंग स्किल्स दिखाई, इसने सबके एफर्ट्स को कंबाइन कर दिया और टीचर के बर्थडे को स्पेशल बना दिया। ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है, सब एम्प्लॉयज अपने अपने एफर्ट्स में लगे होते हैं, फिर वहां पे आता है हमारा लीडर या फिर सुपरवाइजर, वो इन सब के एफर्ट्स को कंबाइन करता है और एक डायरेक्शन में लेके जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराने वाले डायरेक्शन की। So it says directing integrates employees' efforts in the organization in such a way that every individual effort contributes to the organizational performance. Directing हर employee के efforts को इस तरह से integrate करता है organization में कि सबकी performance को मिला के organization की performance ultimately बढ़िया बन जाती है। Thus it ensures that individual work for organizational goals. ये भी मेक श्योर करता है कि हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के टूवर्ड्स काम करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग पीपल्स पोटेंशियल। कभी तुमने क्लास में किसी टीचर को, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऐसा बोलते हुए सुना है कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हारा पोटेंशियल बहुत है लेकिन तुम करते नहीं हो? आई एम प्रीटी श्योर सुना ही होगा, क्योंकि हर क्लास में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो कर बहुत कुछ सकता है लेकिन उसको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता, या उसने कभी अपने आप को उतना सीरियसली लिया ही नहीं होता। ऐसे टाइम में ऑब्वियसली वो बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज नहीं देख पा रहा, बट टीचर तो देख पा रहा है। टीचर बार बार उसे पोक करके एक ही सेंटेंस बोलता है ताकि ये बच्चा अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज कर ले, ताकि ये बच्चा अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करने लग जाए, ताकि ये बच्चा समझ जाए कि ये अपने आप को बहुत कम आंक रहा है, इसकी क्षमता इसके बहुत बियॉन्ड है। सो बेसिकली यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, यहाँ टीचर डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट मोटिवेशन को इस्तेमाल करके लोगों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ टीचर बाहर से वो देख पा रहा है जो बच्चा यहाँ अंदर अपने आप नहीं देख पा रहा था, और अल्टीमेटली उसको पोक कर करके, मोटिवेट कर करके उसने वो चीज़ पॉसिबल करवा दी जो कि वो सोच रहा था कि वाकई बच्चे की कैपेबिलिटी बनती है। सो इट सेज directing guides employees to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership. यहाँ पे मोटिवेशन तो दे ही रही है टीचर अपनी तरफ से, लेकिन साथ ही साथ अगर ये कहीं अटक रहा है
तो लीडर बन के उसको समझा रही है कि ऐसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। तो इस तरह से लीडरशिप और मोटिवेशन से ये इस बच्चे की कैपेबिलिटीज को अटेन करवाने की कोशिश कर रही है। A good leader can always identify the potential of his employees and motivate them to extract work up to their full potential. हर एक टीचर पहचान जाता है ना जैसे कि बच्चे की क्या कैपेबिलिटी बनती है, बस वैसे ही एक अच्छा लीडर ऑर्गेनाइजेशन में पहचान जाता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या कैपेबिलिटीज़ बनती है और उनको अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है आपका, इट फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। अब भाई मैं 6th क्लास में थी और मेरे थे मैथ्स के एक टीचर, बहुत फेवरेट सर थे मेरे, बहुत फेवरेट। ठीक है, मेरे को इनसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ेदार इनके लेक्चर्स होते थे। 6th में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7th में भी यही हमें पढ़ाएंगे, क्योंकि 7th में भी यही टीचर पढ़ाया करते थे। बट जैसे ही हमारी 6th क्लियर हुई और हमें 7th में भेजा गया, हमें पता लगा कि इस टीचर के सर का प्रेशर बहुत बढ़ गया, इनके पास बहुत सारे सेक्शंस और क्लासेस हो गए हैं, तो अब ये हमें नहीं पढ़ाएंगे और इनकी जगह 7th में हमें कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा। ये जैसे ही मैंने सुना मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। आई वॉज लाइक नहीं, मैथ्स पढ़ूंगी तो सिर्फ इसी टीचर से पढ़ूंगी और किसी से नहीं पढ़ूंगी। मुझे किसी की बात समझ में ही नहीं आएगी, मुझे मैथ्स पढ़ाया हुआ किसी का समझ में ही नहीं आएगा। मैंने अपने दिमाग में ना एक धारणा बना ली और सोचो, अपने दिमाग में बनाई तो बनाई, अपने जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने भी क्लासमेट्स थे, उनके दिमाग में भी ये धारणा बिठा दी। सबके सामने ये बार बार बोलना शुरू कर दिया कि ये मैम तो अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो 6th क्लास वाले जो सर थे वो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, उन्हीं से ही हमें पढ़ना चाहिए। बस फिर क्या कहने थे, लीडर बन गई आपकी पायल मैम और अपने सारे दोस्तों को अपना फॉलोवर बना के डायरेक्ट पहुंच गई कहाँ, प्रिंसिपल के कैबिन में। क्या बात करने के लिए कि ये जो नई टीचर आई है ना, मज़ेदार नहीं है, इनसे नहीं पढ़ना हमें तो वापस उन्हीं सर से पढ़ना है जो 6th क्लास में हमें पढ़ाते थे। आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ बेसिकली मेरी लाइफ में आ रहा था एक चेंज जिसे मैंने खुद तो रेसिस्ट किया ही किया, अपने सारे दोस्तों से भी रेसिस्ट करवाया। होता है ना ऐसे, किसी भी चेंज को हम खुली बाहों से एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है नहीं यार, जैसी लाइफ चल रही थी वैसी ही चलनी चाहिए। हम अपने कंफर्ट जोन में इतना खुश हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि फिर हम किसी भी चेंज को अडेप्ट कर नहीं पाते। बस वही दिक्कत हो रही थी मेरे साथ। फिर हुआ ऐसा कि हमारी प्रिंसिपल मैम को ये बात समझ में आ गई एंड शी वॉज अ वेरी गुड सुपरवाइजर, लीडर एज वेल एज अ मोटिवेटर। उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें समझाया कि बच्चे लोग, तुम्हारे दिमाग में ना अभी एक खतूर बैठा हुआ है, वो ये है कि 6th क्लास वाले सर ही अच्छा पढ़ा सकते हैं। इस वजह से तुमने ये 7th क्लास वाली मैडम को ना मौका ही नहीं दिया। बस एक काम करो, एक हफ्ते मेरा कहना मान के इस टीचर की क्लास अच्छे से लगा के देखो, मतलब अपना पूरा ध्यान इनकी पढ़ाई पे रखो, अच्छे से समझो वो क्या बोल रही हैं। अगर एक हफ्ते बाद भी तुम्हें सेम चीज़ महसूस हुई, मैं खुद तुम्हारी टीचर चेंज करूँगी। बस मैम ने ऐसा बोला, थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में भी घुस गया कि चलो ठीक है, अब बोल ही रहे हैं तो ट्राई करके देख लेते हैं। एक हफ्ता पढ़ा हमने इस टीचर से और बहुत ही पसंद आने लगी, मतलब इतनी पसंद आने लगी कि 6th क्लास वाले सर को तो हम भूल ही गए दूर दूर तक। अब ये बन गई मेरी फेवरेट टीचर। सो बेसिकली क्या हुआ, मैं जिस चेंज को रेसिस्ट कर रही थी, एक इंसान आया, उसने मुझे उस चेंज का सिग्निफिकेंस समझाया, मुझे समझाया कि कैसे मैं उसे अडेप्ट कर सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया और वो चेंज मेरे लिए इतना फ्रूटफुल हुआ कि 7th क्लास में मेरे हर एग्ज़ाम में 100/100 आए। सोचिए, मैथ्स में आते हैं कि किसी के, मतलब 7th के बाद कभी दोबारा नहीं आ पाए, लेकिन 7th में हर एग्ज़ाम में आई स्कोर्ड 100/100।
जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, लेकिन इफेक्टिव डायरेक्टिंग से आप उस रेसिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं। अगर मेरी प्रिंसिपल मैम उतनी सक्षम नहीं होती कि वो हमें अच्छे से समझा पाती, हमें मोटिवेट कर पाती, हमें लीड कर पाती, तो शायद हम इस चेंज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग किस्म के लोग काम करते हैं, अलग अलग सोच विचार वाले, अलग अलग जेंडर्स के, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए, हो सकता है अलग अलग नेशनैलिटीज़ वाले भी, क्योंकि आजकल तो भैया मल्टीनेशनल कंपनीज का ज़माना है, राइट। सो ऐसे में ना बहुत ईजी पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों के बीच में क्लैशेस हो जाए, इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाएं, ये एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाए। जैसे कभी कभी घर पे होता है ना, आप अपने पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, अपने दादा दादू का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, वो लोग आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, क्योंकि जनरेशनल गैप है, वहाँ क्लैशेस हो ही जाते हैं। अब ऐसे सिनेरियो में अगर कोई सुपरवाइजर, लीडर, मोटिवेटर, कम्युनिकेटर नहीं है, तो यहाँ पे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाएगा। बट एक इंसान जिसको हम यूजुअली मैनेजर के नाम से जानते हैं, वो अपनी इफेक्टिव डायरेक्टिंग स्किल्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों के बीच में कॉपरेशन ला पाता है। वो लोगों को समझा पाता है कि भैया देखो, तुम लोग साथ मिलके काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम्हारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवाया जा सकता है। वो आपको रियलाइज़ कराएगा कि हर एक इंसान के एफर्ट्स मायने रखते हैं और हर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ मिलजुल के हाथ बटा के काम करना होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस कर पाएगा। अगर मैनेजर की डायरेक्टिंग स्किल्स नहीं है, अगर उसको मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन नहीं आता है, तो फिर क्लैशेस की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बोला जाता है कि इफेक्टिव मैनेजर ही इफेक्टिव डायरेक्टिंग कर पाएगा। सो इफेक्टिव डायरेक्टिंग से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आती है और बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग से कॉपरेशन आता है, लोगों के बीच में कमिटमेंट वाली फीलिंग आती है कि भैया हमें गोल्स को अचीव करना है, हमें दूसरे लोगों के साथ मिल के काम करना है, हमें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ मदद करके एक दूसरे की आगे बढ़ना है। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट, अगर आपको 12th क्लास के नोट्स चाहिए बिजनेस स्टडीज़ के, तो वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे इंक्वायर करके। नोट्स पेड रहने वाले हैं, पहले से ही बता दूं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।